हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 4 जिसका नाम है जलवायु। देखो बच्चों, ये अध्याय हम दो भाग में करेंगे, जिसमें पहले भाग में हम जलवायु और मानसून के बारे में देखेंगे और दूसरे भाग में हम ऋतुओं के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जलवायु क्या होती है, तो बच्चों जलवायु जो है वो एक लंबे समय तक किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की एक जैसी जो दशा होती है उसे बोला जाता है उस क्षेत्र की जलवायु। जैसे कि बच्चों यहाँ अगर मैं बात करूं अपने भारत के उत्तर की, जैसे जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ देखने में आया है कि यहाँ लंबे समय तक अगर कोई एक फिक्स ऐसा टाइम है जहाँ सर्दियाँ बनी रहती है तो वो वहाँ की जलवायु होगी। ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु होती है। जलवायु कभी भी बच्चों एक दो साल के कारण नहीं देखी जाती। जैसे कि आपको पता है कई बार मानसून जल्दी भी आ जाता है तो कई बार मानसून देरी से आता है। तो ऐसा नहीं है कि मानसून देरी से आए तो उस पर जलवायु परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होता बच्चों। जलवायु जो परिवर्तन है यह देखा जाता है एक बड़ी अवधि के लिए, यानी कि लगभग 30 वर्ष की अवधि के लिए। तो यहाँ देखते हैं अपने जलवायु क्या होती है। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधता का कुल योग ही क्या कहलाता है? जलवायु। मौसम से मतलब बच्चों, जैसे मान लो कोई एक स्थान है जहां जून के अंदर हर साल बारिश आती है और अगर ऐसा लगातार 30 साल तक होता है तो ये यहाँ की क्या बन जाएगी? जलवायु। और वहीं मान लो कोई एक साल आया और अगले साल नहीं आया तो वो यहाँ का क्या था? मौसम। तो आपने अपने घरों में अपने बड़ों को बात करते हुए सुना होगा कि आज मौसम ऐसा है, आज मौसम सुहावना है, आज मौसम आर्द्रता भरा है। मौसम एक छोटी अवधि का होता है जबकि जलवायु एक बड़ी अवधि के लिए होती है। ऐसे कि मौसम की बात करूं तो मौसम एक विशेष समय यानी कि किसी दिन की मैं बात करूं में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। यानी कि मौसम और जलवायु के तत्व तो एक ही हैं। जैसे अचानक बारिश आ गई थी, मौसम है, सर्द हवाएं चल रही हैं तो मौसम ठंडा है, और हर एक साल उसी समय सर्द हवाएं चलती हैं तो उस समय की क्या होगी? जलवायु होगी। तो चीजें एक ही हैं पर समय अवधि के आधार पर मैंने इनको अलग अलग भागों में बांट दिया है। अब मैं बात करता हूं बच्चों मानसून की। देखो बच्चों, जो मानसून है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसीम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। जैसा कि बच्चों मैं भारत के अगर दृष्टिकोण से देखूं तो हमारे यहाँ जुलाई के अंदर मानसून या जून के अंत समय तक मानसून प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि मार्च से लेकर जून तक का समय जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, और ग्रीष्म ऋतु के कारण हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल का तापमान बढ़ जाता है, और इसका तापमान बढ़ने के कारण धरातल के जस्ट ऊपर की जो हवा है यह गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होकर ऊपर जाती है और ऊपर जाके एक लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दाब का क्षेत्रफल बनाती है। और इधर अगर हमारे में बात करूं अरब सागर की, तो अरब सागर के ऊपर एक उच्च प्रेशर यानी कि उच्च दाब क्षेत्रफल रहता है। तो कोई भी चीज हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है तो हवाओं की जो दिशा होती है वो समुद्र से धरातल की ओर हो जाती है, और ये हवाएं अपने साथ पानी लेकर आती है, बादल लेकर आती है और बारिशें होती है। यानी कि ऐसे ही मानसून आता है। अब मैं बात करूं अगर भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। देखो बच्चों, अगर ये भारत है तो इसकी बात कर रहे हैं बच्चों दक्षिण और दक्षिण पूर्व, यानी कि जो मानसूनी जो घटनाएं हैं ज्यादा देखी जाती है दक्षिण और दक्षिण पूर्व में, क्योंकि जो मानसून है बच्चों सबसे पहले हिट जो करता है यानी कि सबसे पहले जो आता है वो इसी क्षेत्र के अंदर आता है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश के जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। प्रादेशिक भिन्नताओं का मतलब भी हमारे भारत देश के अंदर कई प्रकार की जलवायुएं उपस्थित है। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं, जो हमारा दक्षिण का भाग है यहाँ पूरे साल लगभग तापमान एक निश्चित तापमान रहता है, सामान्य तापमान रहता है। पर वहीं उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत में गर्मियों के समय तापमान 40 डिग्री तक भी जाता है, वहीं सर्दियों के समय यह 15 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे
चला जाता है। तो मैं देख सकता हूं यहाँ दक्षिण भारत में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जबकि उत्तर भारत के अंदर यह 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य तापमान रहता है। तो एक ही प्रदेश के अंदर होते हुए भी तापमान में क्या है, भिन्नताएं आती हैं। अब मैं बात करता हूं मौसम में भिन्नताएं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मौसम किसी एक क्षेत्र के एक दिन की घटना है, उसे हम क्या कहते हैं, मौसम। तो मौसम के बारे में देखते हैं, जैसे कि तापमान, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौसम और जलवायु इन दोनों के घटक एक जैसे हैं, यानी कि जो घटक मौसम के अंदर है वो ही घटक किसके अंदर है, जलवायु के अंदर है। और अगर ये घटक लंबे समय तक बने रहते हैं तभी उसी मौसम को क्या कह दिया जाता है, जलवायु कह दिया जाता है। अगर मैं तापमान की बात करूं तो गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर बच्चों में बात करूं राजस्थान के चूरू क्षेत्र की, तो राजस्थान के चूरू क्षेत्र का जो तापमान है गर्मियों के समय में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर गर्मियों की बात करूं तो यहां देखो बच्चों, राजस्थान के अंदर जब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो उसी समय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कितना टेम्परेचर था, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो आप देख सकते हो दोनों के तापमान टेम्परेचर में कितना फर्क आ रहा है। और जम्मू के द्रास का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी कि यहाँ इसी क्षेत्र का तापमान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो तापमान में भिन्नताएं देखो किस तरह आ रही हैं, जैसे ही उसकी भौगोलिक स्थिति बदल रही है तापमान में क्या आ रही है, भिन्नताएं आ रही हैं। वर्षा, हिमालयी भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है, यानी कि बर्फ के रूप में होती है। आपने सुना होगा कि बर्फ गिर रही है, तो बर्फ गिरने का मतलब जो वर्षा का रूप है कैसा है, हिम रूप है। तथा अन्य भागों में वर्षा के रूप में मेघालय में लगभग वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक, यानी कि अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत के मेघालय के मासिन राव में सबसे ज्यादा बारिश होती है साल की औसत अगर देखा जाए तो कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर तक, जबकि राजस्थान जैसे इलाकों में 10 सेंटीमीटर तक ही होती है। तो वर्षा के अंदर भी हम देख सकते हैं 3 अलग अलग रूप सामने आए। जम्मू कश्मीर के अंदर हिम के रूप में या हमारे हिमालयी क्षेत्र के अंदर हिम के रूप में वर्षा होती है। वहीं मेघालय के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो वर्षा है वो साल भर में एक जैसी रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। पर वहीं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। महाद्वीपीय अवस्था, बच्चों महाद्वीपीय अवस्था का मतलब है कि किसी स्थान का बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा होना, उसकी महाद्वीपीय अवस्था कहलाता है। जैसे कि गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा, इस प्रक्रिया को महाद्वीप अवस्था कहते हैं। जैसे कि राजस्थान के चूरू की मैं बात करूं तो यहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाता है, जबकि सर्दियों में यह तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी आ जाता है। यानी कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्म और सर्दियों में सबसे ठंडा। तो ऐसे मौसम की जो घटना है इसे क्या कहते हैं, अपने महाद्वीपीय अवस्था। अब मैं बात करता हूं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इनके अंदर आते हैं बच्चों अक्षांश। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय के अंदर बताया था, अक्षांशीय रेखाएं बच्चों, अगर मान लो ये हमारी पृथ्वी है तो इसके बिल्कुल बीचों बीच से जाती है 0 डिग्री अक्षांश। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर जाती है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण के अंदर जाती है मकर रेखा। तो बच्चों जो हमारे सूर्य की स्थिति होती है वो हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहती है, यानी कि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर हमेशा गमन करता रहता है। तो इन रेखाओं को बच्चों बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। जब सूर्य यहाँ है मकर रेखा के ऊपर तो उस समय इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा, सर्दी ऋतु या ठंड का इलाका बनाएगा, ठंड रहेगी। जबकि जब सूर्य यहाँ होता है तो इस समय यहाँ क्या रहेगी, ठंड रहेगी। तो मैं कह सकता हूं जो अक्षांशीय रेखाएं वो किसको प्रभावित कर रही है, मौसम को प्रभावित कर रही है। ऐसे ही मैं ऊंचाई की बात करूं तो बच्चों जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ऑक्सीजन का जो लेवल स्तर है वो कम होता जाता है, तो वह भी किसी न किसी तरीके से हमारे तापमान को प्रभावित करती है। ऐसे ही बच्चों वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच, ये कुछ कारक हैं जो हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब इन कारणों के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि पहले अगर मैं अक्षांश की बात करूं
तो अक्षांश पर किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। यानी कि अगर मैं वर्ल्ड का मैप देखूं, वर्ल्ड का अगर अपने मैप देखें तो वर्ल्ड के मैप में यानी कि विश्व के मानचित्र के अंदर आपने देखा होगा कि अलग देश, हर एक देश की स्थिति अलग अलग है। कोई देश ऐसा है जो बिल्कुल ऊपर है, यानी कि जिसके अंदर से ना तो कर्क रेखा जाती है, ना मकर रेखा, ना देशांतरी रेखा। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं जाती हैं, तो वहां की जलवायु अलग है। वहीं भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है, तो यहाँ की जलवायु अलग है। वहीं मैं रूस की या यूरोपीय महाद्वीप की बात करूं तो उनकी जलवायु जो है वो अलग होती है। ऊंचाई, तो ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में क्या आती है? कमी आती है, क्योंकि वहां ऊंचाई पर बढ़ने पर दाब लगातार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और दाब कम होने के कारण तापमान में क्या आती है? कमी आती है। इसका एक कारण तो ये है बच्चों। दूसरा कारण, धरातल से जो उष्मा परावर्तित होकर वापस जाती है वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाती, और ये भी कारण होता है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान लगातार क्या होता जाता है? कम होता जाता है। समुद्र से दूरी होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु। विषम जलवायु का मतलब होता है बच्चों कि एक जैसी जलवायु नहीं रहती, यानी कि कभी गर्मी ज्यादा तो कभी सर्दी ज्यादा, कभी बारिश ज्यादा तो कभी बारिश बिल्कुल भी नहीं। और सम जलवायु का मतलब होता है एक जैसा मौसम बना रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की, तो आपको पता है दक्षिण भारत के लगभग हर एक इलाके में समुद्र लगता है, यानी कि समुद्र से दूरी बहुत ही कम है, और दूरी कम होने के कारण वहां साल के हर एक दिन लगभग तापमान नियंत्रित रहता है या एक जैसा बना रहता है। वहीं उत्तर भारत की तरफ जाऊं तो आप देख सकते हैं, अगर राजस्थान की भी बात करें तो तो एक जैसा जो जलवायु है वो कभी भी नहीं रहती। महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम और ठंडी धाराओं के कारण जलवायु विषम होती है। तो यह भी तो निर्भर करता है कहीं ना कहीं समुद्र से दूरी से। वायुदाब, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे कि आपको पता है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 25 मिनट तक है, तो एक काफी बड़ा अक्षांशीय विस्तार है। तो जैसे जैसे आप अक्षांशों को बदलते जाते हैं, वहां की वायुमंडलीय दाब जो होता है, वहां की जो वायुमंडल के दाब की बात करें और वहां की जलवायु की बात करें तो दोनों में क्या होता रहता है? परिवर्तन चलते रहते हैं। अब मैं बात करता हूं जेट धारा की। बच्चों जेट धारा या गर्म धारा भी कहते हैं इसको। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जेट धारा शोभ मंडल। बच्चों शोभ मंडल का मतलब है जब हमारे धरातल से जब हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे कुछ मंडल बने हुए हैं। सबसे पहले आता है शोभ मंडल और उसके बाद का जो मंडल आता है समताप मंडल। जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं, मौसम की घटनाएं यानी कि बारिश आना, आंधी आना, तूफान आना, ये सभी जो घटनाएं हैं ये घटनाएं घटित होती है शोभ मंडल के अंदर, और इसके ऊपर आता है समताप मंडल के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारे हवाई जहाज जो होते हैं वो समताप मंडल के अंदर ही चलते हैं, यानी कि वो शोभ मंडल को पार करके किस में चले जाते हैं? समताप मंडल में चले जाते हैं। तो शोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी पवनें होती हैं जिनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये धारा भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा लाती है। जैसे कि ये अगर बच्चों भारत है तो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम यानी कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन क्षेत्रों के अंदर बारिश लाने का काम करती है कौन? जेट धाराएं। जेट धारा भारत में गर्मियों को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है। जैसे कि अभी भी मैंने बताया गर्मियों के समय इनकी दिशा क्या हो जाती है? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाती है। ये धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच रहती है। आगे देखते हैं। जैसे कि आप बच्चों देख सकते हो, अगर यहाँ मैं भारत की स्थिति की बात करूं तो ये देखो बच्चों, ये है हमारा भारत और इसके बिल्कुल बीचों बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखा जा रही है। वहीं बच्चों ये है विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री, और इसके नीचे बच्चों कुछ यहाँ है 23 डिग्री 23.5 डिग्री मकर रेखा।
तो जो हमारे सूर्य की जो स्थिति है बच्चों, वो हमेशा इसके बीच में रहती है, यहां से यहां तक सूर्य हमेशा अपना रहता है इस स्थिति के ऊपर। तो यहां देखो बच्चों, मैं कह सकता हूं कि जो भारत का ही जम्मू कश्मीर जो है, यहां कभी भी सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी सूर्य की, और जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर चलेगा, तो यहां लगातार सूर्य की किरणों का प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। यहाँ अलग अलग समय के यहाँ मौसम के अनुसार दिखाया गया है कि किस समय कैसा मौसम रहता है यहाँ पर। अब मैं बात करता हूं बच्चों एल नीनो की। एल नीनो जो है बच्चों, ये एक गर्म जल धारा का नाम है, एक गर्म जल धारा है जिसे एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो एक गर्म जल धारा है, यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत धारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। देख सकते हो बच्चों, जैसे कि ये पेरू के ऊपर से यहां से निकल रही है, और जो गर्म धाराएं पहले से चल रही थी उनका लगातार क्या करती रहती है, स्थान लेती है, उनको ओवरलैप यानी कि उनकी जगह को ले लेती है। आगे देखते हैं, मानसून का आगमन और वापसी, यानी कि मानसून कब आता है और उसकी वापसी कब होती है, मानसून के आने का कारण क्या था और मानसून वापस कब जाता है। तो मानसून का समय जून के शुरू से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। देखो बच्चों, जब जून प्रारंभ होता है, यानी कि हमारे यहाँ ग्रीष्म जो कालीन है ये चलता है हमारा लगभग फरवरी यानी कि मार्च से लेके जून तक आता है बच्चों ग्रीष्म ऋतु, और जून से लेके लगभग सितंबर अक्टूबर तक, या मैं से कहूं सितंबर तक चलती है हमारी मानसून ऋतु या मानसून चलता है। तो बच्चों जो मानसून होता है ये जून के पहले हफ्ते में हमारे केरल के मालाबार तट पर आकर हिट करता है, यानी कि मालाबार तट तक पहुंच जाता है। यह समय लगभग 100 से 120 दिन का होता है, यानी कि लगभग 3-4 महीने। इसके आने से सामान्य वर्षा बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट भी कहा जाता है। जैसा कि आपने महसूस किया होगा बच्चों, ऐसा क्यों होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसा कि मैंने इस अध्याय के आपको शुरू में बताया कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ने के कारण हमारा जो धरातल है इसका तापमान बढ़ जाता है। इसका तापमान बढ़ने के कारण इसके ऊपर की जो हवा है वो हल्की हो जाती है, गर्म हो जाती है, और वो हल्की होकर ऊपर चली जाती है, उसका स्थान ठंडी हवा ले लेती है, और इस प्रोसेस के कारण ऊपर एक कम दाब का क्षेत्रफल बन जाता है। और इधर अगर मैं बात करूं समुद्री क्षेत्रों की, तो यहाँ अधिक दाब था, तो वहां से हवाएं अधिक दाब से किस तरफ चलने लग जाती है, कम दाब के क्षेत्रफल की ओर चलती है, और यहाँ वर्षा हो जाती है, यह मानसून का आगमन हो जाता है। वहीं अगर मैं देखूं कि जून के पहले हफ्ते में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, यानी कि केरल के तट से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, भारत का लगभग विस्तार कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे तट करता है, तो एक शाखा इस तरफ गई और एक शाखा इस तरफ गई, यानी कि ये जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, और ये जो शाखा है अरब सागर खाड़ी की शाखा है। तो अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है, यानी कि ये जो शाखा थी यहाँ कहाँ पहुंच जाती है, मुंबई के क्षेत्रफल तक पहुंच जाती है, मुंबई के क्षेत्र तक पहुंच जाती है। और बंगाल की खाड़ी शाखा भी तेजी से आगे की ओर बढ़ती है, यानी कि ये इस क्षेत्र की ओर, यानी कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस तरफ कौन सी शाखा बढ़ती है, अरब सागरीय, और बंगाल की खाड़ी की शाखा, और इस तरफ कौन सी शाखा बढ़ती है, हमारी अरब सागरीय शाखा। जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, यहां से इस स्थान से इस तरीके से चलेगी हमारी जो अरब सागरीय शाखा थी, और 10 दिन के बाद लगभग कहां पहुंच जाती है, मुंबई की तरफ। और जो ये शाखा जो बच्चों, इस शाखा को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी कि ये किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और यहाँ की मैं बात करूं तो कर्नाटक, केरल, गोवा, मुंबई, गुजरात, ये ऐसे होते हुए आगे चलती है। अब मैं बात करता हूं आगे की।
तो मध्य जून तक, जैसे कि आपने बताया कि जून के प्रारंभ में हमारे दक्षिणी छोर तक आ चुका था मानसून, तो इसके बाद बात करता हूं मैं। अब 10 दिन बाद तक अगर मैं शाखाओं की बात करूं तो वो दक्षिण भारत को लगभग पार कर चुकी थी, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी थी। तो मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के तट की बात कर रहे हैं बच्चों, सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। और अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है, यानी कि ये यहां से होते हुए यहां आती है और ये यहां से होते हुए यहां आती है, और इस क्षेत्र के अंदर आपस में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम हफ्ते में होती है, यानी कि बंगाल की, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली के अंदर जो मानसून आता है वो किस शाखा के कारण आता है, तो दिल्ली में जो मानसून आता है वो आता है बंगाल की खाड़ी की जो शाखा थी। और जुलाई के प्रथम हफ्ते तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है, यानी कि लगभग 1-1.5 महीने बाद जो मानसून है वो भारत के हर एक हिस्से तक पहुंच जाता है। और मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाता है। मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर से शुरू हो जाती है। अभी तक तो मानसून आया, इसके बाद बच्चों क्या होता है, आपको पता है हमारे उत्तर में हिमालय है, तो वहां से हवाएं टकराती है और टकराकर वापस चलना प्रारंभ करती है, तो उसे बोलते हैं मानसून का वापस आना। तो वापस आने की जो घटना है वो कब स्टार्ट होती है, सितंबर माह से, तो सितंबर में शुरू हो जाती है और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है और दिसंबर के प्रारंभ तक मानसून की वापसी हो जाती है। यानी कि सितंबर तक तो हमारे हिमाचल की तरफ बढ़ता है, हिमालय की तरफ बढ़ता है, और हिमालय से टकराने के बाद लगभग पूरे दिसंबर तक अगर मैं बात करूं, यानी कि लगभग 3 महीने बाद मानसून जो होता है वो हमारे भारत देश से वापस निकल जाता है। मानसून का फटना, देखो बच्चों, मानसून का फटना इसका मतलब होता है लगातार एक बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश का होना, किसी एक स्थान पर लगातार कई दिनों तक काफी मात्रा, बड़ी मात्रा के अंदर बारिश का होना कहलाता है मानसून का फटना। यानी कि अचानक ही कई दिनों तक वर्षा का लगातार होना और प्रचंड रूप, यानी कि एक भारी मात्रा में जल को लेकर जो मानसून आता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, रखना मानसून का फटना कहलाता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे इस अध्याय का पहला भाग यही समाप्त होता है। इस भाग में हमने जलवायु के बारे में देखा और इसी के साथ साथ हमने मानसून के आने और वापस जाने का कारण और तिथियों के बारे में देखा। तो अब हम मिलते हैं हमारे इसी अध्याय के दूसरे भाग में। धन्यवाद।